हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा का। ये 2024 का पेपर है, अभी जनवरी का ताज़ा वाला पेपर है। एक स्टूडेंट मेरे पास सेंड किए हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों को बता दें जिसका कोड है GM02 है, इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर प्री बोर्ड एग्जाम आप लोगों को स्कूल में नहीं हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोगों को एंड समझाएंगे और 70 में 70 नंबर यहां से आप लोगों का कंप्लीट कराएंगे। और आप लोगों को बता दें कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो 22 फरवरी को आप लोग इम्तिहान परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए भी ये पेपर आप लोग इम्पॉर्टेंट है। तो इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का कूट कूट कर आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए अब बिना देरी किए हुए, बिना बहस किए हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ पर हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से 20 MCQ रहेगा। 20 आंसर आप लोगों को यहाँ पर तुरंत कंप्लीट करा देंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है क्या कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, यानी कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो कलम और सिपाही के रचनाकार कौन है, हमारे ऑप्शन भी बता देते हैं। अमृत प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी। और बा वाला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और सा वाला है अमृत राय, और दा वाला है कि हरिवंश राय बच्चन। तो कलम का सिपाही के रचनाकार जो हैं वो अमृत राय जी हैं, अमृत राय, यानी कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक। और आप लोग को बता दें यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो ये जो विधा है ये जीवनी विधा की रचना है। ये यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। फिर आगे चलिए बढ़ते हैं, आप लोग को इसी तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और यहाँ पर देखिए उपन्यास, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, यानी कि उपन्यास सम्राट कौन माने जाते हैं, हमें ये बताना है। तो आप लोग ये जानते होंगे, ये मुंशी प्रेमचंद जी माने जाते हैं। आसान क्वेश्चन था, सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक। और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसको हम बताने ही नहीं चाहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और फिर तीसरा जो क्वेश्चन है कि शेखरा एका जीवनी के उपन्यास के लेखक हैं, यानी कि शेखरा एका जीवनी के उपन्यास के जो लेखक है वो अज्ञे जी हैं, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला क्या है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अभी ये 2024 में ही बनाया गया है ये क्वेश्चन। ठीक। यानी कि शुक्ल युग के नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से किया गया था। तो हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध लेखन विधा है, यानी कि इनकी प्रसिद्ध लेखन विधा क्या है। तो इनका जो प्रसिद्ध लेखन विधा है वो साहित्य का विकास इतिहास है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवें का जो राइट आंसर होगा सा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कवि रसखान पशु पक्षी होकर रहना चाहते हैं, यानी कि पशु पक्षी होकर रहना चाहते हैं। तो कहाँ रहना चाहते हैं, तो गोकुल के गांव में रहना चाहते हैं, यानी कि वृंदावन में रहना चाहते हैं। गोकुल के गांव में यानी कि वृंदावन में, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि बिहारी किस काल के कवि हैं। तो बिहारी किस काल के कवि रहे हमें ये बताना है। तो ये रीत काल के कवि हैं, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 8वां जो दिया गया है, गागर में सागर भरना सूक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सूरदास जी के लिए प्रसिद्ध है, इन्होंने ही गागर में सागर भर दिया था, यानी कि ये सूरदास के लिए प्रसिद्ध है। सूर होते हुए भी तमाम ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा सूरदास जी होगा, यानी कि दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल 8वें का दा वाला ऑप्शन राइट है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट फंस जाते हैं, आप लोगों को जो साफ साफ बात रहेगा उसको भी बताते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए रीतकाल का समय सीमा मानी जाती है, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे अगर आपको आता होगा तो रीतकाल की जो सही सीमा मानी जाती है वो 1700 से कब तक मानी जाती है पता है, 1900 तक मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है भैया, तो हम क्या करें। तो 1700 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है संभवत। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा रहेगा
क्या रहेगा, सही जो ऑप्शन रहेगा वो सा वाला ऑप्शन राइट मारेंगे, कोई नहीं नंबर काटा जाएगा। क्योंकि देखिए ये भी आप लोगों का 1700 के करीब है और ये भी 1900 के करीब है। ठीक, यानी कि हमारा 1643 से 1843 ईस्वी तक रीतकाल की समय सीमा मानी जाती है। और रीतकाल के प्रमुख कवि कौन है, तो वो बिहारी लाल जी हैं। ठीक, फिर हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हो गया सा वाला। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक काव्य के संपादक है, यानी कि तार सप्तक तो इसके तार सप्तक काव्य के संपादक क्या है, कौन है, तो हमें ये बताना है। तो 10वीं का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये अज्ञे जी हैं, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर 11 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, वन पथ पर कविता किस कीर्ति से संबंधित है, तो ये किस कीर्ति के संबंधित है, ये कवितावली से संबंधित है, यानी कि द वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या कि कोटिकुली सिख सम वचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार की बात हो जाएगी, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा और यहाँ पर सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 13 वाला क्या पूछा गया है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है, यानी कि उस छंद को सम छंद या चौपाई छंद कहा जाता है, यानी कि द वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सम छंद भी कह सकते हैं और चौपाई छंद भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन चौपाई छंद नहीं दिया गया तो सम छंद ही कहेंगे, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एक व्यक्ति का 2-3 नाम होता है तो इसीलिए आप लोग द वाला ऑप्शन भी लगा लीजिएगा। किस प्रकार से एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, एक कोई और बुलाते हैं, गांव में घर में कोई और होता है, स्कूल में कोई और होता है, रिश्तेदार में कोई और होता है, तो इसी प्रकार से इसका भी है, तो यहाँ पर द वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। फिर 14 वाला जो क्वेश्चन है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो उपसर्ग की बात की जाएगी वो अनु है, यानी कि द वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पद संख्यावाची है यानी होती है, यानी कि पूर्व पद किसके संख्यावाची है, कौन से समास के संख्यावाची है, तो 15 का जो राइट आंसर होगा द्विगु समास के पर्यायवाची है, यानी कि द वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि बनावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि बनावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है हमें यह बताना है। तो इसमें बनावट की बात जो हो जाएगी आवट हो जाएगी, यानी कि सा वाला जो ऑप्शन होगा यही प्रत्यय है, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वह वाच्य होता है, तो वो भाववाच्य होता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है तस्मै तद शब्द में किस विभक्ति और वचन से संबंधित है, तो ये किस विभक्ति और वचन से संबंधित है हमें यही बताना है और इसमें कुछ नहीं बताना है। तो 18 का जो आ वाला ऑप्शन होगा चतुर्थी एक वचन का संबंधित है, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कहा व्याकरण वाला है कि हास्य रस का स्थायी भाव है, यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य ही होता है। क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है। और फिर करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य रस का हंसी भी होता है और हास्य भी होता है, यानी कि आ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला है वेरी इंपॉर्टेंट तद्भव वाला है कि विवाह का तद्भव क्या है, विवाह का तद्भव जो होता है क्या होता है, तो उसका जो ब्याह होता है क्या होता है, ब्याह होता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर आप लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक, और आगे भी कंप्लीट कराएंगे ये बात नहीं है, तो आगे भी चलिए कंप्लीट करा देते हैं। खंडवा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि इसका आंसर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो चलिए इसको भी बता देते हैं, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी कि हमें उसका उत्तर देना है प्रश्नों का और उसका आंसर बताना है। तो देखिए सभी का आंसर बताएंगे, बस धैर्य बनाकर आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। 6 नंबर ये वाला भी कंप्लीट करा देंगे, कोई नहीं रोक सकता है इसका। देखिए, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरोध इतना साथ, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर पृष्ठ पर ना बचे रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, या असंभव है फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये वाला आप लोग समझ गए होंगे कहाँ से लिया गया है।
आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो जितना पूछा वही बताएंगे। तो गद्यांश का पाठ का नाम जो है ममता है और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। 2 नंबर हुआ कंप्लीट ना। फिर आगे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें लिखिएगा क्या कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हक बक रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतना धन का संग्रह यानी कि इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के विरोध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। और फिर आगे क्या लिखिएगा कि हम ब्राह्मण हैं, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति ना बचेगा जो किसी ब्राह्मण की क्षुधा को शांत करने के थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में भी नहीं देगा। पिताजी निश्चित ही यह बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू साधर्मी व्यक्ति ना मिले और ब्राह्मण को भिक्षा भी ना दे। ठीक, तो ये वाला रेखांकित अंश की व्याख्या था। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट होगा। टोटल आप लोगों का यहाँ तक 4 नंबर कंप्लीट हुआ वर्णनात्मक प्रश्न। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि विपद के लिए इतना आयोजन, यहाँ इतना आयोजन किस आयोजन की बात की गई है। तो ये बताना है। तो इसका आंसर भी गा वाला का लिख दीजिएगा क्या कि थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्कों की चमक जो कि ममता के पिता ने शेरशाह सूरी से उत्कोच यानी कि कोष्टक में क्या लिख दीजिएगा, कोष्टक में उत्कोच के बगल में लिख दीजिएगा घूस के रूप में स्वीकार किए थे। यहाँ यही आयोजन की बात की गई है। तो ये भी हमारा टोटल 6 नंबर कंप्लीट हो गया बाबू, कोई नहीं रोक सकता है। 6 नंबर ये कोई नहीं रोक सकता है। फिर अगला क्वेश्चन भी देखिए। अगला क्वेश्चन भी और बढ़ते हैं। अथवा करके भी दिया गया है कि अथवा करके वाला भी देख लीजिएगा आप लोग कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो। यहाँ पर मित्रता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं बाबू। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिख दीजिएगा क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका भी 2 नंबर कंप्लीट हुआ। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोग कर सकते हैं। ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर हर एक स्टूडेंट रटा होता है, या गद्य हो या पद्य हो या संस्कृत हो, कोई भी हो। संस्कृत की बात नहीं करेंगे लेकिन गद्य पद में रट लेते हैं स्टूडेंट, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर राम और लक्ष्मण को में स्वभाव में क्या अंतर है, तो राम और लक्ष्मण में स्वभाव में बस यही अंतर है कि एक नर्म दलीय है, एक वो मतलब एक नर्म है, एक बहुत ही गुस्सा वाले हैं। कौन, राम जो हो वो शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और जो लक्ष्मण है वो तनी गुस्सा वाले हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, बस इतना ही लिखिएगा आप लोग। जो भी एग्जामिनर रहेगा नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा। 6 नंबर ये वाला भी कंप्लीट होगा, यानी कि दोनों एक ही था, तो इसको वाला भी बता दिए। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दूसरा क्वेश्चन की निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि जप माला छापा तिलक सरे न एके काम, मन कांचे नाचे बिरथा सांचे रांचे राम। यानी कि यहाँ पर देखिए 6 वाला क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हेडिंग डाल दीजिएगा संदर्भ। इसमें क्या लिखना है, संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के माध्यम युगीन कविता बिहारी के दोहे से लिया गया, जिसके कवि बिहारी लाल जी हैं। तो ये वाला संदर्भ भी लिख करके हमारा 2 नंबर हो गया कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है क्या कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा छंद है, हमें यह बताना है। तो इसमें दोहा छंद है। बस 2 नंबर ये वाला कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं करना है। और राम कब प्रसन्न होंगे, यानी कि हमें बताना है कि राम कब प्रसन्न हो गए, यही बताना है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट थोड़ा लॉन्ग में होगा, यानी कि लॉन्ग नहीं 5-6 लाइन में होगा, तो इसको वाला भी लिख दीजिएगा। 2 नंबर इसका कंप्लीट कराएंगे, गारंटी लेते हैं। तो उत्तर लिखिएगा क्या, गा वाला लिख दीजिएगा। गा वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पर देखिए इसमें लिखिएगा राम का प्रसन्न होंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा कवि बिहारी जी कहते हैं कि भक्त के नाम पर दिन भर माला
जपना तथा दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना आदि ब्रह्मा अंडवारों से कोई एक भी काम सिद्ध नहीं हो, अर्थात भक्तों के नाम पर ही धार्मिक अंडवारों से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति से ही राम की यानी कि ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये वाला भी हमारा टोटल 6 नंबर बाबू, कोई नहीं रोक सकता है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप लोगों को एक और बताएंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए एडवाइस रहेगा कि आप लोगों को जो चरण कमल बंधो हरिराई है, इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। और एक और तैयार कर लीजिएगा, ये जो श्री कृष्ण वाला है कि क्या कि ये वाला क्या है, एक श्री कृष्ण वाला है निर्गुण कौन देश को वासी, और ये वाला चैप्टर ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। 2 गद्यांश और तैयार कर लीजिएगा, किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और भी आप लोगों को अथवा करके दिया गया, यानी कि क्या दिया गया है, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सो जो हिल डुल चलती लघुपत पल पल मिलजुल, यानी कि वह है पिपीलिका पंक्ति देखो ना किस भांत काम करती वह संतत, यानी कि ये चींटी चैप्टर से लिया गया। आप लोग इसको, ये आप लोग का पद का है, चींटी से लिया गया, तो ये वाला आप लोग जानते ही होंगे। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसका आंसर लिख दीजिएगा। 6 नंबर ये वाला अथवा करके दिया गया, जो समझ एक ही करना है बाबू, हम दोनों को बता रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही करना है, अथवा वाला, चाहे नीचे वाला कीजिए चाहे ऊपर वाला कीजिए, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का पद गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए और 5 नंबर ले लीजिए, ठीक। यानी कि हमें संदर्भ लिखना है, संदर्भ का 2 नंबर है और अनुवाद का, हिंदी अनुवाद का क्या नंबर है, 3 नंबर है। तो ये वाला भी कर लीजिएगा, यम नगरी वाला। और अगर आपको ये नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अथवा करके भी यहाँ पर दिया गया है। अथवा वाला भी क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि मानव जीवनस्य, ये वाला दिया गया है मानव जीवन संस्कारम, ये वाला भी चैप्टर से आप लोग, तो इसको आप लोग विद्या से भी याद कर सकते हैं, मोबाइल से भी याद कर सकते हैं, ठीक। अगर आप कहेंगे तो इसका हम एक एक अर्थ का आप लोगों को समझा देंगे, बता देंगे, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो, ठीक। फिर अगला चौथा देखिए, निम्नलिखित किसी एक श्लोक का, यानी कि ये पद्यांश का है, ये संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर का, तो ये अथवा करके दिया गया है। चाहे आप ये वाला कीजिए, काहे या व मानो जिनोत पिरो बहुत किरदो हितो ना सोचत, यानी कि ये वाला भी आसान है, छोटा सा है। इसका संदर्भ बता दीजिएगा, हिंदी अनुवाद के संदर्भ में ये बताना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, बस, ठीक। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण लिखे, यानी कि जो आपको पढ़ना है, जो आप लोगों के एरिया में, जो आप लोगों के जनपद में पढ़ना अनिवार्य है खंड काव्य, उसी का आप लोगों को जो नायक है, जैसे कि मुक्ति दूत के जो नायक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। मुक्ति दूत के ये जो है बस्ती जिले के लिए, जनपद के लिए है, और भी यहाँ पर आसपास जितने भी उनके जनपद हैं उनके सभी के लिए हैं। तो ये वाला अथवा का 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो अथवा करके, तो ये वाला तो फिक्स ही सभी स्टूडेंट का होता है। अगर आपको ये नायक का चरित्र चित्रण नहीं जानते हैं तो अथवा करके भी दिया गया, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उसकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, यानी कि ये वाला आप अगर आप लिख पाए तो लिख दीजिएगा, ठीक। 3 नंबर ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए रचनाएं और जीवन परिचय की बात आ जाएगी, तो 5-5 10 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है, ये लोग आप लोग रटे ही होंगे। हमारा जो पहला दिया गया जयशंकर प्रसाद जी दिया गया, तो आप लोगों को बता दें रामधारी सिंह दिनकर नहीं रहेंगे, इनके जगह पे कौन रहेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे, ये गारंटी लेते हैं, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा, और फिर जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लीजिएगा, ठीक। और फिर निम्नलिखित कवियों में से, यानी कि पद्य है, तो तुलसीदास और सूरदास का याद कीजिएगा, और किसी का मत याद कीजिएगा, महादेवी वर्मा का मत याद कीजिएगा, यही दोनों आएंगे, रट लीजिएगा बाबू, बोर्ड एग्जाम में भी, फिर बोर्ड एग्जाम में भी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, संस्कृत के पाठवस्तु के कथस्थ किया गया एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर ले लीजिएगा। तो श्लोक लिख दीजिएगा, 2 नंबर ले लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना और 4 नंबर लेना है, तो इसको हम बताएंगे जरूर आप लोग को। 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो तीनों का आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्रम अस्ति, तो इसका आंसर लिखिएगा। पहला का जो का वाला आंसर है क्या है, तो इसमें लिखिएगा इसका आंसर कि वाराणसी संस्कृत भाषायाम च केंद्रम स्थलम अस्ति, यानी कि हमारा ये 2 नंबर कंप्लीट हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सुवर्णस्य मुख्य दुखम किम अस्ति, यानी कि सुवर्णस्य दुखम क्यों अस्ति, तो इसका आंसर लिखिएगा जो खा वाला आंसर है, यानी कि आंसर जो खा वाला है हमारा, तो इसका लिखिएगा कि जना सुवर्ण गुड़ज्या सा तोलंत इत सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला गा वाला है कि ग्रामीण का उपासक, यानी कि ग्रामीण किसके उपासक है, तो ग्रामीणा एका नागरिक का उपासक,
यानी कि हमारा ये वाला भी हमारा कंप्लीट होगा। टोटल आप लोग का 4 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बता दिए। 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता, जो आपको समझ में आएगा वही आंसर याद कर लीजिएगा। एक बार आप लोग इसको वाला भी देख लीजिएगा, यानी कि ये वाला भी आप लोग को दिखा दे। 9 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है बाबू। देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। शब्द सीमा नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा लिखिएगा क्योंकि 9 नंबर की बात है। आप लोग रूपरेखा डाल करके लिखिएगा, प्रस्तावना डाल दीजिएगा और उसके बारे में लिख दीजिएगा। उसके बचाव निवारण बता दीजिएगा, उपसंहार ऐसे पर इसी प्रकार से डालिएगा। हमारा ऑप्शन दिया गया बेरोजगार की समस्या और समाधान दिया गया। जनसंख्या विस्फोट यानी कि जनसंख्या वृद्धि और कारण और निवारण दोनों बताना है। और फिर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य भी बताना है, ये वाला भी देखिए। और राष्ट्रीय एकता बताना है, ठीक। यानी कि यही हमारा है 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बता दें, एडवाइस दे दे, तो इसका जो बोर्ड एग्जाम करना है, एक वन मेरा प्रिय कवि कर लीजिएगा और एक देखिए क्या कीजिएगा, एक मेरा प्रिय कवि हो जाएंगे और एक जो है वो क्या है वन कटान, यानी कि वन कटान पर भी कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। तो यही आपका पेपर था। ये पेपर आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं 2024 में पेपर देंगे, वो उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, मेरी यही गुजारिश रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।